गुड इवनिंग। कल हमने शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ा सा बातचीत की थी, जिसमें पहले दिन हमने क्या किया था, शिक्षण आधारित। दूसरा कल जो हमने किया था वो फिर जो हमारा मिश्रित पद्धति थी, आज जो हम करेंगे वो है शिक्षार्थी आधारित। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं। सुपुर्द नियत विधि, ऐतिहासिक खोज विधि, कार्यक्रम अनुदेश विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, परस्पर संवाद, मुक्त अधिगम, सतत अनुकरण, अनुमान विधि। कार्यक्रम को हम कह सकते हैं क्रमागत विधि, क्रमागत भी कह सकते हैं, क्रमागत अनुदेश। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सुपुर्द नियत विधि को। सुपुर्द का मतलब है असाइन करना, मीन्स प्रदान करना, मीन्स सुपुर्द नियत। सुपुर्द मीन्स सौंपना एक तरह से। नियत का मतलब है एक समय सीमा के अंदर, एक समय सीमा में। कहने का मतलब है जब कोई किसी बच्चों को या शिक्षार्थियों को या किसी को भी कुछ कार्य दिया जाता है जिसकी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है और एक फिक्स्ड टॉपिक होता है, फिक्स काम होता है जिसको एक फिक्स टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करके देना होता है। इसमें क्या होता है, दो तीन शिक्षार्थी होते हैं। दूसरी क्या चीज है, समय सीमित होता है। तीसरी क्या चीज है, इसमें क्या है, जब इसमें जैसे एक टॉपिक दे दिया, मान लीजिए प्रेमचंद दे दिया या भक्ति काल दे दिया, या कह सकते हैं कि कोई मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसे विलियम शेक्सपियर की कोई रचनाएं होगी, विलियम शेक्सपियर के ऊपर कोई हमें पूरा असाइनमेंट बनाना है। मीन्स उसने कब कौन कौन सी रचनाएं की, किस काल में की, उसका कौन सा दार्शनिक विवेचन उसका करना, उस तरह से उसकी, और उससे पहले के कुछ कवि, उससे बाद के कुछ कवि जिन्होंने जो उससे संबंधित हैं, उसकी विचारधारा जिससे आश्रित है, जिस पर आश्रित है या उससे प्रभावित कुछ कह सकते हैं, उनके बारे में अन्वेषण किया, एक रिसर्च की, रिसर्च के बाद एक डेटा कलेक्ट किया और उसको हमने सुपुर्द टाइम में वो मतलब सौंप दिया। दूसरा हम कह सकते हैं जैसे पुलिस अधिकारी किसी को एक काम दे दिया, उसको एक इन्वेस्टिगेशन करनी है एक केस की, उसमें क्या करेंगे, एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी ही सौंपनी किसी भी हालत में। तो वो क्या करेगा, एक सर्वे करेगा, सर्वे करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्ल्यूज होंगे, जितने भी विटनेस होंगे, ये जितनी भी कंडीशंस होंगे, उनके फोटोग्राफ्स, उनके बयान, उनके जो भी चीज हैं, इस तरह से क्या है, एक असाइनमेंट की तरह, असाइनमेंट भी एक सौंपा हुआ कार्य कह सकते हैं। तो वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जो हमें काम सौंपा जाता है उसको रिटर्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सुपुर्द नियत या फिर असाइनमेंट। असाइनमेंट वर्क। इसमें तीसरी विशेषता क्या है, सबसे तीसरी विशेषता ये मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण विधि। इसके अंदर भी जैसे केस स्टडी हो गया, जैसा जो हमने कल पढ़ा था, केस स्टडी जो मेथड था, या फिर एक विश्लेषण मेथड था, विश्लेषण कह सकते हैं, संश्लेषण कह सकते हैं, इस तरह के और सब टॉपिक्स इसमें कुछ सहायक जो हैं वो चीजें हो सकती हैं। इसका जो नुकसान है असाइनमेंट वाले का, इसमें क्या है कि संपूर्ण ज्ञान की बजाय एक निश्चित या फिर एक संक्षिप्त विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं। संपूर्ण की बजाय क्या है, संक्षिप्त क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, समय सीमा पाबंदी होती है। तो इस तरह से मेन जो इसकी जो विशेषता है, कमियां हैं, वो यही है। अब आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च, या फिर ऐतिहासिक खोज विधि।
ऐतिहासिक खोज से संबंधित है। जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, पुरातत्व की जो चीजें होती हैं, पौराणिक जो चीजें होती हैं, जो हमारे वर्तमान से पूर्व की जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं, उनके कुछ साक्ष्य इकट्ठे, जो प्रूफ्स हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उनको कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम फील्ड पे जाना पड़ता है। फील्ड पे जाने के बाद उनकी चीजों को कुरेद कुरेद के, या फिर फील्ड में जाते हैं तो कुरेद कुरेद के देखना पड़ता है। उनके जो अभिलेख हैं, कुछ मन के हैं, घड़े बर्तन वगैरह, उनसे संबंधित चीजों को, उनके घर को कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, रास्ते, सड़क, परिवहन के साधन, समाज, संस्कृति, बहुत सारी चीजों को विश्लेषित किया जाता है। साथ साथ में जो डेटा मिलता है, मान लो अगर भाषा के संबंध में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या चीज है, जैसे कुछ अनुसंधान या कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मिली हैं, स्क्रिप्ट्स को चित्रात्मक शैली में देखेंगे, फिर मतलब मैच करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की कुछ शैलियां हो सकती हैं, मोहनजोदड़ो की कुछ हो सकती हैं, तो उनमें क्या है, वो भाषा अभी तक नहीं पढ़ी गई, तो कहीं ना कहीं वो साहित्य में भी और इतिहास में दोनों क्षेत्रों में काम आता है। तो इसमें क्या होता है, मेन विशेषता विश्लेषण विश्लेषण का तरीका अपनाया जाता है। दूसरा क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स एक तरह से खोजबीन, इंस्पेक्शन, अन्वेषण विधि इसको भी कह सकते हैं, भी इसको कह सकते हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं, इसमें जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी के अंदर क्या होते हैं, एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, या फिर एक खुद से खोजबीन के जो नए तरीके हैं, नई चीजों को ढूंढने की क्या है, एक रचनात्मक एक रुचि पैदा होती है। तो क्या है, सृजनात्मक रुचि पैदा करना। ठीक है, और क्या है, ये हमारे इतिहास से क्या कराता है, रूबरू कराता है, इतिहास से रूबरू करा के क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ऐतिहासिक खोज विधि के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी अगर कमियों के बारे में देखें, तो कमियों में क्या क्या हो सकता है, कमियों में इसमें भी वही, जैसे हमारी सुपुर्द नियत में था, एक सीमित क्षेत्र होता है। दूसरी बात, जब हम क्षेत्र में जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे तो उसके लिए समय भी चाहिए और उसके लिए आर्थिक सहायता भी चाहिए। तो दो चीजें क्या हो सकती हैं, आर्थिक खपत, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, हमारा समय खपत। तीसरी चीज है इसमें मनोविश्लेषण। ये बहुत ही मनोविश्लेषणात्मक कार्य है। अगर किसी को उसकी संबंधित चीजों के बारे में गहन जो है नॉलेज नहीं है, तो क्या हो सकता है, कुछ जो एक्चुअल जो उन्होंने की है, तो उसमें जो सर्च की है, जो खोज की है, उसके में एक भ्रम पैदा हो सकता है। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में ही एक हमें 4 तरह की रचनाएं मिलती हैं, जिनमें छंदों की संख्या के अलग अलग कुछ 4 रचनाएं हैं, जिसमें कुछ किसी में 1300 हैं, किसी में 3700 हैं, किसी में 1800, 1700, कुछ इस तरह से रचनाएं हैं, छंदों की संख्या है। तो उसमें क्या है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर वास्तविक अच्छा ज्ञान नहीं है तो वो भ्रम पैदा कर सकता है। तो इसलिए क्या है, मनोविश्लेषणात्मक कार्य है, जिसमें अधिक समय और दक्षता की जरूरत होती है। आगे है कार्यक्रम अनुदेश या क्रमागत अनुदेश। क्रमागत अनुदेश से मतलब है सीक्वेंस में, क्रम में लगाना, क्रमागत अनुदेश मीन्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है, हमने एक कोई बहुत बड़ा टास्क है, मान लीजिए ये पूरी बिल्डिंग हमें वो बनानी है, या कोई पेड़ है,
इसको क्या करना है, हमें सजावट करनी है इसकी, और इसकी भी मान लो सजावट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें काम दिया मान लो 10 दिन का, तो 10 दिन में क्या करेंगे, पहले दिन यहाँ तक काम किया, यहाँ तक काम किया, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का काम होगा और यहाँ तो तुरंत इसका फीडबैक इसका पता करेंगे कि ये जो 10% काम हुआ है नहीं हुआ है। फिर अगले दिन का देखेंगे, अगले का 10% काम हुआ है नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है, स्टेप बाय स्टेप ही कार्य आगे बढ़ता है। और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जैसे जैसे एक स्टेप कंप्लीट हुआ उसका तुरंत फीडबैक लेते हैं, उसकी तुरंत रिपोर्टिंग देखते हैं कि काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो मीन्स क्विकली फीडबैक मिलता है और क्विकली इसमें जो काम की जो टाइम पीरियड है वो दिया होता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम भी अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहली विशेषता क्या हो सकती है, तुरंत प्रतिपुष्टि मिलना, तुरंत फीडबैक मिलना, तुरंत प्रतिपुष्टि। प्राप्त होना। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, जब हमें तुरंत किसी चीज का फीडबैक मिलेगा तुरंत, तो क्या होगा, इसमें सुधार की संभावना अधिक होगी, सुधार की अधिक संभावना। तीसरी चीज क्या है, जब सुधार की अधिक संभावना होगी, प्रतिपुष्टि तुरंत होगी। अगर कोई चीजें गलत होती है या कोई व्यक्ति गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको विस्थापित करने का एक क्या है कि होगी, एक सुगमता होगी। तो मीन्स कार्य प्रणाली में परिवर्तन। कार्य प्रणाली में परिवर्तन की सहजता। चौथी क्या चीज हो सकती है इसमें, जैसे क्रमागत अनुदेश है, हम क्रम में एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करेंगे तो हमें एक काम का एक ढांचागत एक व्यवस्थित जो क्या होगा, हमें रूप प्राप्त होगा, जिससे हमें एक सक्रियता या फिर सृजनात्मकता और बढ़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि सकारात्मक तरीके से काम होगा। सकारात्मक व सृजनात्मकता। सृजनात्मकता होगी। अगर इसकी कमियों के बारे में बात करें तो ऐसी कोई इसकी खास कमियों के बारे में कुछ है नहीं, बाकी फिर भी हम कह सकते हैं कि सभी विषयों में लागू नहीं होता, क्या होता है, सभी विषयों में लागू नहीं होता। दूसरी क्या चीज हो सकती है इसकी, जो हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, जो हमारे टेक्निकल काम है, कला के जो विपरीत जो चीजें हैं, एकलात्मक कार्यों में अधिक संपन्न, अधिक सक्षम, इसको हम कह सकते हैं। आगे है कंप्यूटर आधारित शिक्षण। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का मतलब है हमारे पास एक स्क्रीन होगी, कीबोर्ड होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, ठीक है। तो एक माउस जैसे होगा, यहाँ पे क्या, अब हमें क्या होगा, हम कुछ कार्य करेंगे जो भी हमारी अर्थमेटिक मीन्स गणितीय, विज्ञान, प्रयोग, तार्किक, खेलकूद, ठीक
चिकित्सा, रेल, वायुयान इत्यादि। इसमें क्या है, शिक्षार्थी की कोई उम्र सीमा कुछ भी कोई निश्चित नहीं है, ये एक बहुत लचीला प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो तरह से काम करता है। हार्डवेयर जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जो हमारा जो मटेरियल, जो फिजिकल चीजें हैं, उनको हम हार्डवेयर कह सकते हैं। जो इसके अंदर सिस्टम काम करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में हम जो गणितीय मीन्स अर्थमेटिकल चीजें कर सकते हैं, विज्ञान से संबंधित एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, विज्ञान मतलब जो वीडियो वगैरह में हम देख सकते हैं प्रयोग के बारे में, या वीडियो जो चिकित्सा के ऑपरेशन वगैरह को हम इजीली देख सकते हैं, या उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। रोबोटिक मेथड का हम यूज कर सकते हैं। खेल कूद की जो स्ट्रेटजी है, प्ले जो इंटरफेस है, इंटरफेस जो हमारा मूवमेंट करने में, वीडियो को आगे पीछे प्ले करने में, स्पीड कम ज्यादा करने में, एडिटिंग करने में, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। चिकित्सा के संबंधित, ऑपरेशन से संबंधित, रेल की टिकट वगैरह कराना, वायुयान के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सहज करना, सॉफ्टवेयर पे काम करना, हार्डवेयर की बजाय उस सिस्टम से कनेक्ट कर देना, लाइट को कनेक्ट करके कंट्रोल करना। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंप्यूटर के द्वारा सिखाया और कराया जा सकता है। आगे एक जो हमारा आईसीटी टॉपिक है, आईसीटी जो यूनिट है, उसमें पूरे में कंप्यूटर के बारे में है। आगे उसमें हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। परस्पर संवाद, परस्पर संवाद का मतलब है जो हमारा इंटरफेस होता है, हम आपस में म्यूचुअल जो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। परस्पर संवाद वीडियो से मतलब है इंटरैक्टिव वीडियो डिस्कशन। इसका मतलब है परस्पर संवाद वीडियो। जब हम कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन वाले यूनिट में एक चीज आती है सिंक्रोनस मीडिया और एसिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया में क्या है, जैसे हमारा कोई क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, लाइव चल रहा होता है, हम जैसे मैच वहां पे चल रहा होता है, सेम उसी टाइम पीरियड में हम मतलब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। मीन्स दोनों चीजें साथ साथ घटित हो रही हैं, दोनों पैरेलल में चल रही हैं। वो चीज जो वहां पे घटित हो रही है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या चीज एक और बढ़ जाती है, जैसे हम ऑनलाइन जैसे गूगल मीट पे या जूम पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चा यहाँ से माइक ऑन करके अपनी वीडियो ऑन करके वहां से बोल सकता है, उसी सेम टाइम पे जो टीचर होता है वो क्या कर सकता है, इधर से बात कर सकता है, उस चीज का रिप्लाई दे सकता है। तो इसकी ये क्या होता है, हमारा परस्पर संवाद मीन्स म्यूचुअल, परस्पर मीन्स म्यूचुअल। म्यूचुअल इंटरेक्शन कह सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, अगर ये जो थोड़ा नॉर्मल है उस पर बात करें तो ये थोड़ा सा खर्चीला है, खर्चीला माध्यम। दूसरी चीज क्या है, इंटरनेट आवश्यक है। तीसरी क्या चीज है इसमें, साक्षरता कम होने पर समस्याएं, समस्याएं आ सकती हैं। चौथी क्या चीज है इसमें, कह सकते हैं कि परस्पर संवाद के लिए तकनीक की क्या है, तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। और क्या कह सकते हैं, सीखने का आसान तरीका, समय की बचत करता है, क्योंकि हमें वास्तविक तौर पर उस स्थान पर जाने की बजाय हम घर बैठे उन चीजों को, उन बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर से, टीचर से, रिसर्चर से हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। समय की बचत, और साथ साथ में क्या है, धन की बचत। जहाँ खपत होती है, क्यों खर्चीला माध्यम है, क्यों,
क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लेने होंगे, जो मशीनरी लेनी होगी कंप्यूटर से संबंधित या कुछ फोन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होंगी, उसमें हमें खर्च बढ़ता है। जबकि वहीं के वहीं हमें जो फिजिकल जाने के लिए जो हमारा ट्रैवल अलाउंस वगैरह है, जो आने जाने का खर्चा है, वो क्या चीज़ हमारी उससे बचत होती है। आगे क्या है हमारा ओपन लर्निंग। मुक्त अधिगम। जैसे हमने शुरुआत में वीडियो बनानी जब स्टार्ट करी, तो उसमें शुरुआती वीडियो में हमने एक जिक्र किया था ओपन लर्निंग, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या था, हमारी जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या आधारित जो शिक्षण होता है, जबकि अनौपचारिक में क्या था, हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षण, जो अधिगम प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है, उसके बारे में किया था। तो मुक्त अधिगम भी लगभग कुछ अनौपचारिक जैसा ही है, पर वास्तव में औपचारिक होता है। लचीलापन इसमें अनौपचारिक की तरह है, पर है जो क्या है हमारा औपचारिक। तो क्या कह सकते हैं, ये औपचारिक लचीला तरीका। लचीला किस तरह से है, औपचारिक मीन्स इसमें कोई बस एक नियम जरूर है कि इस तरह से शिक्षा लेनी है, बाकी कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, कि कहाँ पर बैठ कर लेनी है, इस चीज की कोई कंडीशन नहीं है। आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी समय आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो लचीला है, लचीले से मतलब है वही चीज है कि किसी भी टाइम, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है, समय, स्थान, स्थान और क्षेत्र का लचीलापन। ये क्या है, सस्ती विधि है। सस्ता तरीका है, उच्च गुणवत्ता। उदाहरण के तौर पर जो मोक्ष है, या फिर जो ज्ञान है, ज्ञानवाणी है, जो हमारे डीटीएच पे जो 32 मोक्ष के चैनल हैं, वैसे ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पहले 32 चैनल थे, अब 34 कर दिए गए हैं। तो उनमें भी क्या है, 6 घंटे की 4 बार जो हमारा जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसको 4 बार प्रसारित किया जाता है 24 घंटे में, और 24 घंटे चलता रहता है। उसको कहीं पे भी किसी भी टाइम पे हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, लचीला है, और क्या है, सस्ता है। इसकी अगर कमियों की बात करें तो इसमें मेन चीज क्या है, वैसे आज के समय में ऐसी कुछ समस्या है नहीं, पर फिर भी बिजली व अन्य उपकरण, लगता नहीं कि इनको जैसे कुछ ऐसी कोई खास समस्या है, क्योंकि बिजली का फैलाव आज के वर्तमान में पूरे देश में लगभग हो चुका है। कुछ क्षेत्र जहाँ पर है वहां पर और अन्य तरीके शिक्षण के अपनाए जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे लचीला है तो एक पाबंदियां कम हो जाती हैं, तो शिक्षार्थी जो होता है उसको अनुशासन सीखने में थोड़ी सी कमी होती है। तो क्या है, शिक्षार्थी का अनुशासनहीनता। अनुशासन होने की संभावना। और अगर हम बात करें मुफ्त में, क्या हो सकता है कि कोई कार्य सीमा, एक समय सीमा नहीं है, किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। तो उसका एक कहीं ना कहीं नुकसान ये भी है कि इंसान क्या होता है, केयरलेस हो जाता है, थोड़ा लापरवाह हो जाता है। आगे है सतत अनुकरण।
सतत अनुकरण से मतलब है कांस्टेंट या कंसिस्टेंट अनुकरण मीन्स फॉलो करना। ये कह सकते हैं इसको सतत अनुकरण से मतलब है विज्ञान में वायुयान या फिर रेलगाड़ी, सैन्य सेवाएं, कुछ वैज्ञानिक तकनीक हम कह सकते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, हमारे जो रक्षात्मक जो हमारे उपकरण है, बॉम्ब वगैरह या बंदूक वगैरह बनाना, चलाना, वायुयान चलाना, रेलगाड़ी चलाना, सैन्य सेवाएं मीन्स आर्मी की जो मिलिट्री की जो कुछ सर्विस हो सकती हैं जिसमें हथियार चलाने का, ऑपरेट करने का, उसमें क्या होता है कुछ स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि रबड़ के बुलेट्स प्रोवाइड करते हैं। वायुयान सिखाने के लिए पहले एक आर्टिफिशियल क्या करते हैं, एक कृत्रिम क्या करते हैं, एक वातावरण तैयार करते हैं और उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ मदद लेकर के उनमें एक जैसे वीआर जो एक बॉक्स जो होता है उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको एक आर्टिफिशियल एक वातावरण तैयार करके तब सिखाते हैं। उसमें एक कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली क्या होती है, इंस्ट्रक्शन अनुदेश देते हैं, अनुदेशों के साथ साथ में उनको कमियों को उनकी तुरंत उनको सिखाते रहते हैं। उनको तुरंत अगर गलत पॉइंट दबा रहा है तो वहां पे तुरंत वो मार्क करेगा, जबकि अगर हम उनको सीधे क्षेत्र में उतार दें तो वो महंगी बहुत सारी जो वायुयान है, जो हमारी रेलगाड़ियां हैं, या अगर सैन्य सेवाओं की बात करें तो एक प्राण घातक चीजें साबित हो सकती हैं और आर्थिक व्यय भी उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए एक कृत्रिम वातावरण तैयार करना क्या है, सतत अनुकरण कहलाता है। तो ये कह सकते हैं कम खर्चीला है, किससे, वास्तविक चीजों से, किससे, वास्तविक मशीनरी से। वास्तविक मशीनरी से क्या है, कम खर्चीला है। दूसरा क्या है, ये कृत्रिम वातावरण होता है, कृत्रिम। तीसरा क्या चीज है, दक्षता प्राप्त करने की संभावना अधिक। तीसरी क्या चीज है, चौथी क्या चीज है, इसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक या जान का जोखिम कम करता है। जोखिम मीन्स रिस्क। ठीक है, इस तरह से मेन जो चीजें हैं, इसके गुण हैं, विशेषता हैं, इनको हम कह सकते हैं। अगर हम कमियों की बात करें तो जब हम ऐसी कुछ क्रियाविधि करते हैं, जैसे वायुयान चलाना, रेलगाड़ी चलाना है, इस तरह की जो सैन्य सेवा है, इसके लिए क्या चाहिए, मानसिक सक्रियता, सजगता। तो इसके लिए क्या डिमांड होती है, मानसिक सचेतन होने की। कम समय में जल्दी सीखने का दबाव। और क्या चीजें हम कह सकते हैं, जो इसका जो आर्थिक ढांचा होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, या आर्थिक लागत जो होती है वो अधिक होती है। आर्थिक लागत क्या है, अधिक है।
आगे हम बात करेंगे अनुमानी या अन्वेषण मेथड की। अनुमानी या अन्वेषण मेथड। अनुमानी मीन्स अनुमान अन्वेषण विधि, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका मतलब क्या है? अन्वेषण मीन्स जो हमारी धारणा या हमारी अवधारणा कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम पूर्व धारणाएं। धारणा, अवधारणा या पूर्व धारणा। धारणा से मतलब है जो कोई पूर्व धारणा, अवधारणा, पूर्व धारणा से मतलब है जब हम मन में किसी चीज के संदर्भ में कुछ विशेष अपनी विचारधारा तैयार कर लेते हैं और उसी को ही आधार बनाकर हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ डेटा हमारे पास, कुछ तथ्य हमारे पास होते हैं, उन तथ्यों को हम अन्वेषित करते हैं, उनको प्रॉपर व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद हम उनको थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। तर्क लगाने के बाद जो हमें परिणाम होते हैं उसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या हमारी विचारधाराओं पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अगर नहीं उतरता है तो उसके क्या परिणाम आते हैं और परिणामों में क्या वो हमारे वास्तविक जीवन में कुछ कार्य कर सकते हैं या कुछ परिणाम दे सकते हैं या नहीं। अगर नहीं देते हैं तो हम एक केस बना के उसके एक फॉर्मेट बना के उसको सेव कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एज ए केस स्टडी हमारे काम आ सके। तो ये क्या होती है, हमारी मनोविश्लेषणात्मक गतिविधि है। मनोविश्लेषणात्मक गतिविधि है। दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं, जो हमारी अन्वेषण या विश्लेषण की सृजनात्मकता क्या होती है, जागृत होती है। की सृजनात्मकता। तीसरी क्या चीज होती है इसमें, अगर जो अन्वेषण होता है, एक तार्क जब हम लगाते हैं तो तर्कों के माध्यम से एक नई जो विचारधारा है पैदा होती है। तर्कों के माध्यम से नवीन विचारधारा सिद्ध होना। ठीक है। आगे अगर हम इसकी वैसे कमियों, कुछ इस तरह से है नहीं, बाकी अगर हम कमियों की बात करें तो कमियों में कह सकते हैं, जब हम किसी चीज पे रिसर्च करेंगे, किसी चीज का अन्वेषण करेंगे तो उसमें क्या चीजें लगेंगी हमारी, समय की खपत, आर्थिक खपत। तीसरी क्या चीज हो सकती है, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी या समस्या मीन्स जिनको आधार मानकर जो हमारे डेटा, हमें अपनी रिसर्च से संबंधित जो डेटा चाहिए उस डेटा को कंप्लीट करता है या नहीं करता है, उसके लिए सभी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कोई एक चीज मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रिजल्ट होता है, जो हमारे परिणाम होते हैं वो अच्छे से नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे तीनों शिक्षण विधियां हैं, मेन जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण आधारित, शिक्षक आधारित और मिश्रित पद्धति और शिक्षार्थी आधारित, तीनों पद्धतियों पर हमारा काम हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग के बारे में, उससे आगे हम लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर है, यूनिट है, वो कंप्लीट हो जाएगी।